अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में हमारे पास इरास्मस से एक और गेस्ट हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपको मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप इरास्मस की स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं। तो आइए हम उनसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। तो जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट आज के। इनका नाम है मोहसिन ज़फ़र। तो सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। मोहसिन, अपने बारे में बताएं आप पहले। मैं जो हूँ बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ हम्म, और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो कराची से थी। हम्म, उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स के लिए इस्लामाबाद नस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हम्म, और मैंने 3 साल जॉब की है जिसमें से मेरा पहला साल की इलेक्ट्रिक में था हम्म, और उसके बाद फिर पीटीसीएल मूव हुआ। मैंने वहाँ पे 2 साल एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब की ओके, और उसके बाद मैं फिर एसमस में आ गया। सही। तो अभी आप हमें बताएं कि जब आपने इंटरमीडिएट किया था तो आपने इंटरमीडिएट एज अ प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में किया था आपने, जी मैंने प्री इंजीनियरिंग और उसके बाद फिर आपने बताया कि आपने जो बैचलर्स है वो नस से की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी या फिर आपका इस तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, वो आप बताएं। मुझे शुरू से इंजीनियरिंग का शौक था लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे इलेक्ट्रिकल करनी है मैकेनिकल करनी है। हम्म, तो मैंने अपना डिसीजन जो था वो इस बेस पे किया था कि किस चीज़ में आगे ज़्यादा स्कोप होगा। हम्म, और उस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा जो था वो काम चल रहा था। हम्म, जैसे आज हम कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं बिल्कुल। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा था तो मैंने ये सोच के इलेक्ट्रिकल ओके, में तो फिर जब आपने ये सिलेक्शन किया अपना मेजर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तब आपने किसी से गाइडलाइन ली या फिर आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए जिससे आपको पता चला कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी इसमें मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग में आते हैं, बल्कि प्री इंजीनियरिंग में भी नहीं आते। जब वो इंटरमीडिएट में आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉमर्स की तरफ जाएं, इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, मेडिकल। अभी तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है कंप्यूटर साइंस का भी। तो जब आप इस सारे प्रोसेस में गुजरे थे तो फिर आपने ये सारी गाइडलाइन कैसे ली कि अभी कौन कौन सी जो फील्ड है वो ट्रेंड कर रही है और आगे उसका स्कोप क्या है? तो ये आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है जिसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मैट्रिक में ये चीज़ देखी कि मैं फिज़िक्स और इस मैथ्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे वहाँ से आइडिया हो गया था कि मैं कॉमर्स साइड पे या बिजनेस साइड पे नहीं बल्कि इंजीनियरिंग साइड पे ही रहूँ। ग्रेट। तो वहाँ से मुझे चीज़ क्लियर थी। सही। फिर उसके बाद फिर आप कौन सी फील्ड उसमें लेते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आप फिर ये देखें कि आप क्या आसान लगता है। जैसे मुझे मैकेनिकल के इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, मतलब कोर्सेज मुझे लगता था कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे। सही सही। तो मैंने और उस वक्त कंप्यूटर का इतना ज़्यादा मतलब थी कंप्यूटर लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इतनी चाम नहीं थी। हाँ। सही सही तो सही सही। इसलिए मुझे फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के बारे में मालूमात थी तो मैंने फिर उसी में किया। तो फिर जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए किया तो आपने नस्ट को क्यों चूज़ किया, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा चॉइस है। अगर हम मेडिकल की तरफ जाएं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो फिर आपने नस्ट जो है उसको क्यों सिलेक्ट किया आपने? सबसे पहले तो ये कि जो नस्ट इस्लामाबाद वाला कैंपस है वो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया हुआ है। ये नहीं वो जिस तरह हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर सब फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो मुझे अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए और कुछ कुलीग के ज़रिए ये बात पता लगी थी कि वो कैंपस लाइफ वहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। ओके। तो मेरे लिए पहला मोटिवेशन तो ये था कि मैं मतलब वहाँ की जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है उसको एंजॉय कर सकूँ। सही। इसके अलावा फिर क्योंकि वो नई फैकल्टी थी तो वहाँ पे प्रोफेसर्स वहाँ की जो फैकल्टी ने रखी थी वो बहुत अच्छी हायरिंग हुई हुई थी। तो मैंने इन सब चीज़ों को एनालाइज किया, वरना अगर ये ना होता तो फिर मैं एनईडी को मेरी सेकंड चॉइस एनईडी होती। एनईडी होती। हाँ। सही सही सही। तो ये मेरा था। और इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आए तो आपका यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फिर हमारे पास ज़्यादातर जितने भी यंगस्टर्स होते हैं तो जब वो कॉलेज पीरियड से निकल आते हैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आपकी जो कॉलेज लाइफ थी वो कैसी थी और जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आए तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कॉलेज के अंदर मेरा हमारा ये था कि मैं ज़्यादातर ट्यूशन सेंटर्स में ही गया तो मतलब मेरा कॉलेज आना जाना इतना हुआ नहीं। इंटरेक्शन नहीं हुई आपकी हाँ, कॉलेज में। सही सही। क्योंकि वहाँ पे यही था कि आप ट्यूशन सेंटर से पढ़ लें और फिर जाके एग्जाम्स दे दें। सही।
तो मेरा कॉलेज लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जाहिर है फिर आप पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और नर्स के अंदर इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे क्लब सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स जो है उससे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सही। इसके अलावा मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रैक्टिकल काम देखने का सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि उससे पहले हम ज़्यादातर थ्योरी में ही पढ़ रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं। सही सही। तो जो वहाँ पे हम अपने लैब टास्क करते थे या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ओके तो मेरे ख्याल में वो अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल, साउंड्स गुड। उसके अलावा आप ये बताएं कि जब आप लास्ट सेमेस्टर में थे तो आपने अपना क्या गोल बनाया था कि आपको फर्दर मास्टर्स करनी है या फिर आपको जो है वो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है? उस टाइम आपके जो हालात थे, मतलब माइंड स्टेट था, वो कौन सा था? पहले तो मेरा जॉब ही का इरादा था, मतलब मैंने उस वक्त मास्टर्स का नहीं सोचा था। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हुए तो मैंने वहाँ पे जो जो कंपनी यूनिवर्सिटी में आ रही थी उनने अप्लाई किया। उनमें से एक कैरेक्टर भी थी। उनका काफ़ी लंबा प्रोसेस था उनका, पहले मतलब इंटरव्यूज़ फिर ग्रुप सेशन ये सब हुए, तो उससे मेरा नंबर सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वहाँ से अपना फिर करियर स्टार्ट किया। लेकिन फिर ये था कि उनका 1 साल के बाद कुछ कंपनी जो थी वो टेक ओवर होने वाली थी, तो उस वजह से उन्होंने मुझे परमानेंट पोजीशन ऑफर नहीं की। ओके। तो उस वजह से मैंने पीटीसीएल में मूव कर लिया। सही। तो उस वक्त तक तो मेरे माइंड में जॉब ही का था, मास्टर्स का मैंने नहीं सोचा था। सही सही, मतलब जैसे आप ग्रेजुएट हुए तो आपका माइंड क्लियर था कि मुझे जॉब ही करनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा टिप्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन दे दें कि जैसे हमारे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं इस करंट सिचुएशन में कोविड की वजह से भी और मुख्तलिफ सिचुएशन की वजह से वो जॉब हंट नहीं कर पाते, और उसमें वो ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब नहीं मिलती, हमें प्राइवेट सेक्टर की। तो आप बताएं कि अगर कोई बंदा जॉब के लिए हंट करे, अगर वो सही प्रोसेस और सही अप्रोच यूज़ करे तो क्या जॉब वो पाकिस्तान में इजीली ले सकता है, नहीं ले सकता? मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है कि हम अपने बिल्कुल एंड पे आके जो फोर्थ ईयर तब हम सोचना शुरू करते हैं कि हमें मतलब जॉब करनी है, और जॉब करनी है तो किस तरह की करनी है। सही। इस चीज़ में थोड़ा सा आपको पहले स्टेप लेना चाहिए, यानी आप अपने थर्ड ईयर के अंदर ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, प्रिपेयर हो जाए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इंटर्नशिप्स भी की थी, 2 इंटर्नशिप्स, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको पता लगता है कि जॉब के अंदर एग्जैक्टली वो क्या रहा होता है। क्योंकि जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो जॉब में कम ही यूज़ हो रहा होता है, मतलब हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो एक टिप ये है कि मेरे ख्याल में अपनी बुक्स से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि जो आपकी सीवी बिल्ड हो उसके अंदर आप सिर्फ ये ना लिखें कि मेरे इतने ग्रेड्स हैं, गोल्ड मेडल ले लिया, सही। बल्कि उसमें ये हो कि आपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, आपने सोसाइटी में पार्ट लिया है, तो अगर आप लीडरशिप स्किल्स हैं वो क्या हैं, और जो दूसरे स्किल्स हैं वो आपके डेवलप हो। सही। क्योंकि जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर चेक यही हो रहा होता है, मेन चीज़ वो देखते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है या फिर आप में स्किल्स कौन कौन सी हैं। और आप ये कह रहे हैं कि मतलब थर्ड ईयर से यही प्रिपरेशन करें कि मज़ीद से मज़ीद पार्टिसिपेशन करें, स्किल्स बढ़ाएं। ओके ओके, साउंड्स गुड। और उसके अलावा फिर जब आप पीटीसीएल में आपने करियर स्टार्ट किया, अच्छा इससे पहले मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने जो इंटर्नशिप का जिक्र किया, तो आपने वो इंटर्नशिप कैसे अवेल की और आपने कहाँ कहाँ पे काम किया? मेरी पहली जो इंटर्नशिप थी वो अनऑफिशियल थी, और वो एक रेफरेंस के थ्रू ही हुई थी, वो जोंग में थी, चाइना मोबाइल पाकिस्तान में। और उसके अंदर जो जॉब रोल था वो ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के बारे में था, तो वो अच्छा था, वहाँ पे सॉफ्टवेयर सीखने को मिले थे। और दूसरी जो थी वो भी रेफरेंस के थ्रू थी, और वो फौजी फर्टिलाइजर में थी, और उसके अंदर भी ये था कि प्लांट के ऊपर जो काम हो रहा था उसको देखने का मौका मिला था। ओके। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस इंटर्नशिप से ये था कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को देखने का मौका मिला था, तो वो अच्छा रहा था। ओके, तो इट मीन्स के जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो भी बहुत अच्छा की रोल प्ले करती हैं आपके करियर में। तो आपने उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने डेवलप की, स्किल आपने बनाई। ओके, साउंड्स गुड। उसके बाद फिर जब आप पीटीसीएल आपने ज्वाइन किया तो आपने के इलेक्ट्रिक में कितना अर्सा जॉब की और उसके बाद फिर आपने पीटीसीएल में कितना अर्सा जॉब की? के इलेक्ट्रिक में एग्जैक्ट 1 साल पूरा, और पीटीसीएल में भी पीटीसीएल 2 साल। ओके। तो फिर आपके माइंड में फिर ये कैसे ख्याल आया कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, मुझे हायर स्टडीज़ करनी चाहिए? जो चीज़ मुझे लग रही थी वो ये कि कंपनी के अंदर शुरू शुरू में तो आपको हर चीज़ नई लग रही होती है, आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं, आपको लोग बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप
उसी काम को जब बार बार कर रहे होते हैं तो फिर आप, मतलब आपको लगता है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। तो मुझे भी पीटीसीएल के अंदर यही शुरू में बहुत अच्छी लर्निंग हुई, मेरे मैनेजर्स बहुत अच्छे तो उन्होंने हर चीज़ सिखाई, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद वही चीज़ बार बार हो रही होती थी और वो फिर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फर्दर आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना चाहिए। तो ये जितना टाइम आपने वो 4 इयर्स यूनिवर्सिटी के दिए, आपने इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपने स्टडी किए होंगे, तो वो सारी नॉलेज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है या नहीं आती? वो मेरे ख्याल में थ्योरी वाली नॉलेज तो कम ही होती है, मेरे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप थर्ड ईयर में हो तो आप सोचें कि आपके कौन कौन से स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स को किस तरह से और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, ताकि उसको सीवी में हाईलाइट कर सकें। तो 4 साल जो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के होते हैं उसमें जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये हो कि आप प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, यानी हम जो लैब्स कर रहे होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से करें। ओके। और फिर जब आपने माइंड बनाया कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो आपने इसकी रिसर्च कैसे की, या फिर अपने आइडियाज़ कैसे गेन किए कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, या कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं? तो अब जैसे काफ़ी ग्रेजुएट्स हैं, उनका पहले ही माइंड क्लियर होता है कि हमें वहाँ पे जॉब नहीं करनी है, अब्रॉड आना है, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, या फिर ये सारा अपना प्रिपरेशन कैसे करें? मेरा जो मेन टारगेट था वो कंट्री स्पेसिफिक था, तो पहले मैं जर्मनी को टारगेट कर रहा था। तो मैंने जो जर्मनी के पोर्टल, ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ जाके यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया। और फिर मैंने उनकी डेडलाइंस को सेट किया कि डेडलाइन किसकी पहले है, किसकी बाद में। फिर मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन भेजना शुरू की। इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहा था, जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ, शेविनिंग, जर्मनी में दाद होती है, फिर एक इनो एनर्जी, फिर एरास्मस, तो जितने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स थे वो एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं जर्मनी को, मतलब मैं दोनों तरफ अप्लाई कर रहा था। लेकिन मेरा ये था कि मैं जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर मैं देखूंगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सही। तो मेरा अलहमदुलिल्लाह दोनों में, मतलब जर्मनी भी हो गया और एरास्मस में भी हो गया। लेकिन फिर क्योंकि कोविड था तो जर्मनी का उन दिनों प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था वीज़े का। तो उस वक्त भी फीजिबल ज़्यादा एरास्मस था। तो जैसे आपने इसमें मुझे एक मैसेज ये मिलता है कि कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट अगर अप्लाई करे तो सबसे पहले वो कंट्री डिसाइड करे कि मुझे किस कंट्री में जाना है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप सेटलमेंट के हवाले से पहले सोचना ज़्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली कौन सी होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर ये कि आपका टॉपिक, आपका इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्ट कौन सा करता है, टॉपिक, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो मैच होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर जब आपने एरास्मस के लिए आपने फाइंडिंग की, तो फिर आपने कैसे अप्लाई किया? अब ये हमारा जो है ना मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्योंकि एरास्मस जो है वो काफ़ी लोगों का ख्वाब होता है कि हम उसमें अप्लाई करें। तो आप बताएं कि सबसे पहले एरास्मस है क्या, और आपका कौन सा प्रोग्राम था एरास्मस का? सही। तो एरास्मस में हम 3, उस वक्त, अब तो खैर बढ़ गया, उस वक्त 3 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो मैंने सबसे पहले एरास्मस के कैटलॉग पे जाके वो सारे प्रोग्राम्स पढ़े और देखा कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा करीब हैं। तो उसके अंदर जो थे वो तकरीबन 4-5 प्रोग्राम ही बनते थे। तो मैंने उसमें से फिर जो 3 सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे उनको सिलेक्ट किया, और उसमें जैसे मैं उसका नाम फोटोनिक मटेरियल सर्किट नेटवर्क है, और वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा मेरे जॉब एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। तो मतलब इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, आप अपनी एजुकेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इन्होंने जितना भी काम किया था वो बिल्कुल नेटवर्कों पे था। जैसे इन्होंने जोंग में काम किया, पीटीसीएल में काम किया, या के इलेक्ट्रिक में, तो वो सारी चीज़ें मिलके इन्होंने एक जो इरास्मस का प्रोग्राम हैंड किया, उसमें वो दोनों चीज़ें इनकी वहाँ पे काम आ रही थी, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी और इनका प्रोफेशनल करियर भी। अब ये बताएं कि जो जैसे भी इरास्मस अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस होती हैं, तो सबसे पहले उनको कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको पहले डिज़ाइन करनी चाहिए अनाउंसमेंट से पहले?
सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो तो मेरे ख्याल में इंग्लिश टेस्ट होता है, हम्म आइल्स। हम्म तो उसकी तैयारी आप पहले से करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब उसमें अच्छा स्कोर लेने के लिए, सही सही। तो पहला तो वो हो गया। फिर आपका पासपोर्ट होना चाहिए। हम्म इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स, जैसे मैंने एक रिकमेंडेशन अपनी कंपनी से लिया था, एक प्रोफेसर से लिया था, हम्म तो उसके बारे में पहले से प्रिपेयर हो कि आपने किस किस से लेना है, सही। ताकि आप उन्हें ईमेल्स कर सकें टाइम पे। बिल्कुल। और फिर एंड पे जो चीज़ें आ रही होती हैं, आपकी मोटिवेशन लेटर, आपकी सीवी, वो डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपने वक्त के साथ डेवलप करने होते हैं। सही। तो प्रिपरेशन इसलिए होना चाहिए कि आपके आइट्स हो, लेटर्स हो, फिर आप उसके साथ साथ लेके चलें आगे। ओके ओके। और जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली उनको सीवी का फॉर्मेट ही नहीं पता होता कि हमें सीवी कैसे बनानी चाहिए या मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना चाहिए। तो थोड़ा मोटिवेशन लेटर और सीवी के बारे में आप गाइड करें कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से डिज़ाइन करें। के अंदर सबसे पहले तो आपके स्किल सेट्स होने चाहिए कि आपका स्किल, मेन स्किल क्या है जो आप यानी कि आपको क्यों हायर किया जाएगा, सही। आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है। हम्म तो कोई हर किसी का यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। हम्म जैसे मैं कहूँगा कि मैंने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो मुझे उसका बहुत ही कोर नॉलेज है, शायद वो किसी और को ना हो। सही। अगर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो वो मेरा स्किल सेट हो जाएगा। फिर आप अपने स्किल सेट को एग्जांपल्स के थ्रू बिल्ड करें। जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी है तो आपने उसमें डेवलप कोई गेम डेवलपमेंट की है, आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, उसकी एग्जांपल्स दे दे के बताएं। अगर आप लिखने के लीडरशिप स्किल्स हैं तो आपने लीडरशिप स्किल्स कब की हैं, मतलब कोई आपने जॉब रोल किया जिसमें आप लीडर थे, सही। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप उसमें कैप्टन बन गए, तो आप इस तरह से उसको बिल्ड करें। ओके। तो सीवी मेरे ख्याल में ये क्रिटिकल पॉइंट है। और मोटिवेशन लेटर जो है वो एक स्टोरी की तरह बिल्टअप होना चाहिए, और वो ज़्यादा रिलेटेबल हो उस प्रोग्राम के साथ। अब बहुत से लोग करते ये हैं कि वो एक ही लेटर बनाते हैं मोटिवेशन और हर जगह भेज रहे होते हैं। सेम वो बस कॉपी भेजते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो बिल्कुल जनरल होता है। हम्म तो जैसे मैंने पिक्सनेट में जब अप्लाई किया, फोटोनिक्स से रिलेटेड था, तो मैंने इसमें लिखा कि मैंने पीटी सेल में क्या काम किया था और वो काम पिक्सनेट से कैसे कनेक्टेड है, रिलेवेंसी मैटर रिलेवेंसी करती है बनाई पूरी। सही तो मैंने सही। पूरी स्टोरी लिखी कि मैंने बैचलर्स के बाद जॉब की, पीटी सेल में मैंने क्या काम सीखा और वो काम किस तरह से इस प्रोग्राम में मुझे फ़ायदा देगा। ओके। तो ये पूरी एक कहानी बनी तो बहुत रिलेटेबल थी। साउंड्स गुड। तो उसके अलावा ये बताएं कि जब एरास्मस में आपकी सिलेक्शन हुई तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एरास्मस में। सबसे पहले तो आपको फंडिंग होती है, आपको ट्यूशन फी फुली वेव्ड है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि एरास्मस के अंदर हर कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक कल्चरल एक्सचेंज वाला जो चीज़ है, फैक्टर है, वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप किसी और प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको अपनी, या तो अपनी कंट्री के आप लोग ढूंढते हैं या उसी कंट्री के लोकल लोग होंगे, लेकिन एरास्मस के अंदर आपको दुनिया के हर कोने से लोग नज़र आ रहे होते हैं। सही। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके ओके। और उसके बाद जैसे कि अभी आपका जो एक्सचेंज है उसमें आपने कौन सी कंट्री विजिट की और उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। तो मेरी फर्स्ट कंट्री यूके थी और सेकंड कंट्री अभी इटली में है। और यूके का एक्सपीरियंस कोविड की वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लॉकडाउन था और हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो आप घर में ही थे और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। हाँ, ओके। तो यूके में थे लेकिन फिर भी ऑनलाइन थे। तो वो कोविड की वजह से इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन ओवरऑल उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत, मुझे ये अच्छी चीज़ लगती थी कि वो लोग असाइनमेंट्स के ऊपर, कोर्स वर्क के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल तो हर कोर्स के अंदर एंड पे एक असाइनमेंट होता था। तो वो 40-50% आपके टोटल ग्रेड्स का वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके अंदर कोई ऐसा आपको काम देने से, सिमुलेशंस करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसकी वजह से आप रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स बनते हैं, आपके रिसर्च स्किल डेवलप होते हैं। ओके। तो मुझे यूके का ये वाला पार्ट बहुत बेहतर लगा। सही सही सही। और इटली के अंदर हम फेस टू फेस क्लासेस लेने जा रहे थे, लेकिन इटली का मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज या बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू यूके। ओके ओके सही। और फिर यहाँ पे आपको एग्जाम सिस्टम इनका कैसा लगा, या जैसे आपने बताया कि वहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा देते थे ना, जैसे वो आपको प्रैक्टिकल कोई काम करवा देते थे या रिपोर्ट करवा देते, तो उसके कंपेयर में इटली में आपको कैसा लगा एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे
इनका एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर होता है, या तो एमसीक्यूज होते हैं या फिर वाइवा यानी इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, ओरल ओरल एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम होता है। ओके। तो ये चीज़ यूके में नहीं होती थी। हम्म यूके के अंदर वो, यूके का सिस्टम पाकिस्तानी सिस्टम से काफ़ी क्लोज है। हम्म। हम भी उसी तरह से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सवाल एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो इटली वाले सिस्टम के अंदर ये चीज़ नई थी, खासतौर पे जो ये ओरल एग्ज़ाम था ये काफ़ी नया था मेरे लिए। हम्म और इसमें लर्निंग भी होती है क्योंकि आप सिर्फ चीज़ें याद नहीं करते, आप समझते हैं, हम्म। क्योंकि आपसे वो कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं और सही। आपको उसे और समझाना होता है। बिल्कुल हाँ। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे नई अच्छी थी, है, पॉजिटिव अच्छी थी, पॉजिटिव सही चीज़ सही। है। और उसके बाद जैसे अभी आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, हम्म। तो इरास्मस आपको आफ्टर ग्रेजुएशन कोई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है आपको? आ, ये कि वो हमें प्रिपेयर करता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम्स। हम्म अब जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर उनके कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उन्हें पुश कर रहे होते हैं कि वो इन चीज़ों इनको देखें। हम्म। तो पिक्सनेट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, जो सच बात है, लेकिन ये कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम प्रिपेयर्ड थे कि हम खुद से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। ओके। ये है। सही। तो अभी फिर आपने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की है, या फिर आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, जैसे आप जैसे आपने ग्रेजुएशन की, तो आपका उस वक्त गोल था कि मुझे जॉब ही करनी है। उसके बाद फिर आप जॉब के बाद फिर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपको पता चला कि ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे कहीं और होना चाहिए। फिर आप मूव हो गए और आप यहाँ आ गए। तो अभी आपने कुछ फ्यूचर गोल्स डिज़ाइन किए हैं अपने लिए? हाँ, मेरा अभी फ़िलहाल तो ये है कि मैं किसी ऐसी कंट्री मूव करूँ जहाँ पे लॉन्ग टर्म, क्योंकि इरेस्मस का एक जो ड्रॉबैक जिसे कहेंगे वो ये कि इसमें मोबिलिटी की वजह से आप एक कंट्री में नहीं ज़्यादा टाइम रहते, आप मूव हो जाते हैं। हाँ ओके। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इसमें हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं उसको लॉन्ग टर्म देखूँ, ओके। मतलब मैं दोबारा कंट्रीज को मूव ना करूँ। और ये कि मैं अपने थोड़ा सा अपने जो है ना वो फील्ड ऑफ रिसर्च को, अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा फिज़िक्स को पढ़ के आ रहे हैं फोटोनिक्स की वजह से। सही। तो मैं मूव करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड पे, जो मेरा बैचलर्स था। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे ऐसा काम मिले जिससे प्रैक्टिकल हो हम्म और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड हो। तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। ओके ओके ओके, साउंड्स गुड। और उसके अलावा आप जो जितने भी अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जो कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप उन सबको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको एब्रॉड मूव करना चाहिए, या फिर वहाँ पे ही फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए? कि मेरे ख्याल में अब्रॉड मूव बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये एक्सपोजर जो मिलता है ना, जो आपको बाहर आके जो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ को खुद से हैंडल करते हैं। क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो आप कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं होते दुनिया को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, सही। तो मेरे ख्याल में बाहर आने का जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को खुद फेस करते हैं, खुद चैलेंजेस को अप फ्रंट लेते हैं, ये पहली चीज़ है। सही। दूसरा, जो मैंने इरेस्मस का प्लस पॉइंट बताया था कि कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि हम जब एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे अंदर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि हर चीज़ हमारी तरह होनी चाहिए। सही सही लेकिन सही। बाहर आके आप मुख्तलिफ रीजन के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ आपका नॉलेज बढ़ता है, हम्म। दूसरी तरफ आपको पता लगता है कि आपने किसको किस तरह से डील करना है। डील करना है। हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल आपको पता नॉलेज। चल जाती है कि किस हाँ, तरीके से हमें लिविंग करनी करनी चाहिए। चाहिए। गुड गुड, सही, अच्छी बात है। उसके अलावा जो लास्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे इरास्मस एक स्कॉलरशिप हो गई, उसका तो आपने एक तरीका बताया कि इस पैटर्न के हवाले से या ये चीज़ें मेन इंटरेस्ट ऐड करनी चाहिए। उसके अलावा आपने जर्मनी का डिस्कस किया, तो जर्मनी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे करंट हालात की वजह से, और जितने भी सर्कमस्टेंसेस, जैसे करेंसी हमारी बहुत डीवैल्यू हो गई है, वो सारी चीज़ें रख के आप फिर जर्मनी के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको वहाँ मूव होना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? जर्मनी के अंदर जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि उनके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे जो लोग मूव होते हैं वो अपनी स्टडीज़ के दौरान ही मोस्टली जॉब्स करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो आपने मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है तो जर्मनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल में कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं।
और फिर ये कि वहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, जर्मन तो प्रोडक्ट्स जर्मन बहुत प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर फेमस हैं। हैं एग्जैक्टली। तो अगर आपका माइंडसेट ये है तो फिर तो जर्मनी बहुत अच्छा है। और अगर आप बिजनेस की साइड पे आना चाहें तब मेरे ख्याल में यूके शायद एक बेटर ऑप्शन है। ओके। लेकिन जर्मनी का एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा ये है कि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री है, आप उसे मतलब डॉक्यूमेंट शो करना होता है। हाँ तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जर्मनी को प्रेफर कर रहे होते हैं। सही। तो डिपेंड मतलब कि वो डिपेंड है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, सही। तो उस हिसाब से फिर डिसीजन होना चाहिए। तो जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप रिकमेंड करते हैं कि उनको जर्मनी जाना चाहिए करियर के लिए? मेरे ख्याल में जाना चाहिए, जाना चाहिए। ओके ओके ओके। और कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहें जो अभी यंगस्टर हैं या फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको जो अपनी लाइफ में आपको लगता होगा कि मैंने शायद मैं ये करता तो मेरा ये टाइम बच जाता, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखी होगी कि आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें किसी और को करनी चाहिए, तो ऐसा मैसेज कोई आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। अगर आपके पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप उन सबको देखें। मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट था अपने डिसीजंस के मामले में, कि मैं सोचा था कि नहीं, मैंने सोचा था मैं यही करूँगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर ऑप्शन को देखें। इवन कि अगर आप नहीं भी चाहते तब भी आप उसको एक बार एनालाइज करके देखें, क्या पता कि कोई ऐसी चीज़ है आपको नहीं पता हो। एग्जैक्टली। तो जो है अपने अंदर आप, यानी जब आप अपनी करियर के बारे में सोच रहे हो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें, उसके बाद ये देखें कि आप कहाँ बेहतर शूट कर सकते हैं। बिल्कुल। और लोगों से डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको नॉलेज हो। मेरे ख्याल में अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं होती। यानी जैसे लेट्स से मैं इटली की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनका मुझे इटली आके पता लगा, पाकिस्तान में नहीं पता था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर शायद मुझे पता होता मैं भी इटली अप्लाई करता। हाँ तो ये एक और चीज़ है कि आप ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज लें, लोगों से डिस्कस करें ताकि आपको ऑप्शंस पता हो। बिल्कुल। ये एडवाइस है। तो ये मोहसिन है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी ये इरास्मस से ग्रेजुएट होने वाले हैं। आफ्टर 2 वीक्स इनकी जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी है, फाइनल थीसिस डिफेंस है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इनसे जुड़ने के लिए मैं इनका प्रोफाइल लिंक आपसे शेयर करूँगा। आप अपनी क्यूरीज वगैरह जो भी हैं आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन, आपने अपना टाइम दिया, और आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप के मोर ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। और काफ़ी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।